स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला यूनिट, उसका पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, मतलब उसका पाठ्यक्रम क्या है, हमको उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो वहाँ हमने बताया था कि क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सबसे पहला यूनिट है वो है ठोस अवस्था, जो बोर्ड एग्जाम में जो है 3 नंबर का पूछा जाता है। ठोस अवस्था जो है बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है। और उस ठोस अवस्था जो पूरा यूनिट है, उस यूनिट का जो है पहला लेसन है ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचनाएं। ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचनाएं, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड। तो हम शुरू करते हैं। ठोस अवस्था जो पहला यूनिट है केमिस्ट्री का, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो है 3 नंबर का पूछा जाता है, उसका पहला लेसन है ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचनाएं। तो ठोस होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या गुण हैं, यह दिखने में कैसा होता है, मतलब इसके बारे में पूरा, इसकी संरचना कैसे हुई है, इसमें कैसे कैसे अणु मिलकर बनते हैं। तो इस मतलब कि ठोस के बारे में पूरा जो है जानकारी इस लेसन के अंतर्गत लिया जाएगा। तो शुरू किया जाए ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों के वर्गीकरण एवं संरचना, जो जैसा कि लेसन का नाम है, इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि ठोस क्या है, ठोस किसे कहते हैं। पहले हमको ठोस पता होना चाहिए, तब तो ठोस का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि ठोस क्या है। आप लोगों ने पिछले क्लास का मतलब कि 11th, 10th, 9th इन क्लासों में पढ़ा होगा ठोस, द्रव, गैस। तो ये वही ठोस है जो वहाँ पढ़े थे, लेकिन वहाँ जो ठोस पढ़ा गया था उससे एडवांस यहाँ पर है, बहुत आगे की चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो आप जो है अपने ध्यान को केंद्रित करके जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो और कोई दिक्कत ना हो। तो हम पहले बताते हैं ठोस के बारे में कि ठोस कहते किसे हैं, फिर हम लोग लेसन को शुरू करेंगे जैसा कि ठोसों का वर्गीकरण तथा संरचना। तो पहले आप ठोस जानिए कि ठोस क्या है। तो ठोस को जानने से पहले हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। वहाँ पर फ्लैशबैक का मतलब कि थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। वहाँ पर ठोस में सबसे एक महत्वपूर्ण, ठोस का डेफिनेशन जब बताया जाता है या डेफिनेशन लिखा जाता है, तो उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण शब्द आता है द्रव्य। द्रव्य जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ठोस अवस्था जो यूनिट हम लोगों का है, ये पूरा बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग मान के चलिए। और हम जो बता रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसके जड़ से शुरू कर रहे हैं, इसकी नींव से शुरू कर रहे हैं। तो ठोस को समझने से पहले आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि द्रव्य क्या है। क्योंकि अगर आप द्रव्य नहीं समझते हैं, अगर आपको द्रव्य नहीं समझ में आता है या द्रव्य के बारे में नहीं जानते हैं, तो ठोस भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम थोड़ा सा ठोस इस लेसन से थोड़ा आउट ऑफ हम चल रहे हैं, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, जिसका जो है चर्चा इस बुक में नहीं है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हम लोग थोड़ा सिलेबस से पीछे चल रहे हैं, हम लोग छोटे क्लासों की तरफ चल रहे हैं, 9th, 10th की तरफ, 11th की तरफ, कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य के बारे में आप 11 में, 11th में पढ़े होंगे। एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि द्रव्य क्या है, क्योंकि द्रव्य के बिना जो है आप ठोस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना द्रव्य समझे आप सीधे ठोस को समझ लें, ये संभव नहीं है। तो आप इसलिए पहले द्रव्य समझिए, फिर हम ठोस पर बात करेंगे। तो द्रव्य, इसको मैटर बोलते हैं इंग्लिश में। द्रव्य होता क्या है, क्योंकि द्रव्य अगर आप समझते हैं तो ठोस अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए हम बता रहे हैं द्रव्य। तो द्रव्य क्या है, तो द्रव्य को जानने के लिए आपको
ज्ञानेंद्रियों के बारे में पता होना चाहिए। ज्ञानेंद्रियाँ, सेंस ऑर्गन जिसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ कहते किसे हैं? शरीर में जो है, आप लोग बायो में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में, ज्ञानेंद्रियों के बारे में। तो हमारे मानव शरीर में जो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ज्ञानेंद्रियाँ का मतलब कि शरीर की वे इंद्रियाँ, शरीर के वे अंग जो किसी वस्तु विशेष की पहचान कराते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के वे अंग या शरीर के वे पार्ट्स, वे अंग जो किसी वस्तु विशेष के बारे में ज्ञान कराते हैं, जानकारी कराते हैं। मतलब कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी चीज़ का अगर हम पहचान कर लें, तो जिन अंगों के द्वारा हम किसी वस्तु का पहचान कर पाते हैं, उन अंगों को क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ। तो ज्ञानेंद्रियाँ जो है 5 होती हैं। 5 में कौन कौन ज्ञानेंद्रियाँ होता है? पहला होता है आँख, क्योंकि हम किसी वस्तु को जो है जब पहचानते हैं तो हम उसको देख करके पहचान सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, तो हम देख करके पहचान रहे हैं। हम उसको छू नहीं रहे हैं, उससे कुछ पूछ नहीं रहे हैं कि तुम मार्कर हो कि नहीं हो। तो ये मार्कर बताएगा थोड़ी कि मार्कर है, हम इसको देख के पहचान लेंगे कि ये मार्कर है। तो हम देख के पहचान रहे हैं, मतलब हम आँखों का प्रयोग करके पहचान रहे हैं। तो ये आँख जो है हम आँख के द्वारा पहचान पा रहे हैं। तो आँख क्या है? ज्ञानेंद्रिया हो गया, ज्ञानेंद्रिय हो गया। तो उसी तरह आँख के साथ साथ कान भी ज्ञानेंद्रिय में आता है, क्योंकि हम कान से जो है किसी वस्तु की ध्वनि को सुनकर जो है पहचान सकते हैं। कोयल बोलती है, कौवा बोलता है, कोई चिड़िया बोलती है, गाय भैंस कुछ भी बोलता है, तो हम जो है कहीं और रहते हैं और उसकी साउंड को सुन कर, जो उसकी ध्वनि को सुन करके हम पहचान लेते हैं कि ये अमुक वस्तु या अमुक जो है जीव बोल रहा है। तो पहचानने में और कौन मदद करता है? कान मदद करता है। तो आँख हो गया, कान हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है त्वचा। त्वचा, स्किन। हम किसी वस्तु की पहचान स्किन से भी कर सकते हैं। स्किन का मतलब कि उसको छू कर, जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ हो, अगर आपके आंखों को बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि छू कर पहचानिए, तो आप निश्चित रूप से उस वस्तु को पहले देखे हैं तो छू कर पहचान सकते हैं। तो हम त्वचा से भी छू कर पहचान सकते हैं। जैसे हम अब कोई वस्तु के बारे में पूछा है कि ठंडा है कि गर्म, तो हम देख करके तो नहीं पहचान सकते हैं, ना उसको सुन करके पहचान सकते हैं, हमको छूना पड़ेगा। तो छू कर हम जानकारी ले रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो त्वचा। तो त्वचा से भी हम किसी वस्तु की पहचान करते हैं। उसके बाद से होता है नाक। नाक से हम किसी का सुगंध जो है, किसी वस्तु के सुगंध को जो है लेकर और हम बता सकते हैं कि वो कौन सी वस्तु है। कोई भी गंध हो, जैसे मान लीजिए कि प्याज है, तो उसको आप जो है गंध से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर प्याज है। तो नाक के द्वारा भी हम पहचान कर लेते हैं। और जो है सबसे महत्वपूर्ण, जीभ। हम किसी वस्तु को टेस्ट करके भी जो है पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का पहचान करते हैं। जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश को तो हम इन सब में अगर देखा जाए तो प्रकाश को हम किससे पहचान पाते हैं? आँख से। तो आँख का हम प्रयोग कर रहे हैं पहचानने में। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको हम, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पहचानते हैं किससे? कान से। उसकी ध्वनि को सुन करके, त्वचा से छू करके पहचान सकते हैं, नाक से सूंघ करके पहचान सकते हैं, जीभ से टेस्ट करके, चख करके पहचान सकते हैं। अब इन 5 के अलावा शरीर में और कोई 6वां अंग नहीं है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का पहचान कर लें। तो ये 5 अंग ऐसे हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का पहचान कर सकते हैं। तो इन 5 जो है अंगों को हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। तो ये तो हुआ आपका ज्ञानेंद्रिया। अब ज्ञानेंद्रियों का द्रव्य में क्या काम है? तो संसार की वह वस्तु या वह पदार्थ या संसार में पाया जाने वाला, या ऐसे कहें कि पूरे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसकी पहचान हम इन ज्ञानेंद्रियों से कर सकें। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसकी पहचान हम इन ज्ञानेंद्रियों से कर सकें, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे।
अब आप जितना चीज़ पहचान लेते हैं, देख करके, सुन करके, सूंघ करके, चख करके, छू करके, जितना चीज़ पहचान लेते हैं वो सारा का सारा क्या है? द्रव्य है। आप हमारी बातों को जो है कान के द्वारा सुन रहे हैं, तो जो साउंड है, ध्वनि है, वो क्या है? द्रव्य है। तो ये द्रव्य जो है इसके द्वारा होता है। और सारी किताबों में जो है अलग अलग तरह के द्रव्य के परिभाषा दिए जाते हैं कि ब्रह्मांड का वह अवयव, वह एलिमेंट जिसमें भार होता है, गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। लेकिन उससे बेहतर डेफिनेशन ये है कि ब्रह्मांड का वह अवयव जिसकी पहचान हम अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके कर सकें, उसको द्रव्य कहते हैं। तो ये सबसे सिंपल है और सबसे आसान है। तो ये तो हुआ द्रव्य, कि वह एलिमेंट, वह अवयव जिसकी पहचान हम ज्ञान इंद्रियों से कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। अब द्रव्य में मान लीजिए कि ईंट भी तो आपका द्रव्य है, क्योंकि हम इसको देख करके पहचान सकते हैं। जल आपका क्या है? द्रव्य है, इसको देख करके पहचान सकते हैं। हवा द्रव्य है, देख करके, उसको देख कैसे देखेंगे? उसको जो है महसूस करके, त्वचा के द्वारा महसूस करके पहचान सकते हैं। तो ये सब के सब क्या है? द्रव्य है। लेकिन अगर बात करें कि क्या ये सभी एक जैसे होते हैं, एक ही अवस्था में होते हैं, तो नहीं। ये कठोर होता है, ये थोड़ा सा मुलायम होता है, काफ़ी मुलायम होता है। इसको प्रवाहित कर देंगे तो ये बहने लगता है, लेकिन ईंट नहीं बहता है। हवा बहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसको महसूस कर सकते हैं, ये दिखाई देता है। तो ये तीनों का गुण अलग अलग है, काफ़ी अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि तीनों तीन तरह का है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो द्रव्य होता है ये अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है द्रव्य। अब प्रकाश ही है, तब प्रकाश को तो हम छू नहीं सकते हैं, हम प्रकाश को देख सकते हैं, वो हमको भले स्पर्श करे, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि शरीर पर जो है बल्ब का प्रकाश पड़ रहा है। ये अन्य चीज़ें हैं। अब ध्वनि है, तो ध्वनि को तो हम छू नहीं सकते हैं, ध्वनि को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कान के द्वारा। तो ये सब का सब क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की जो है अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो हम उसी अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे कि द्रव्य की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य आप समझ गए कि द्रव्य जो है ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसकी पहचान हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। और द्रव्य जो है कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें, तो द्रव्य जो है ये अलग अलग राइटर के बुक में जो है अलग अलग लिखता है। मैंने कई किताबों को पढ़ा है, तो उसमें देखा है कि किसी अभी आप छोटे क्लास में जब पढ़े होंगे तो यही बताया गया होगा कि द्रव्य जो है तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। 4-5 साल पहले जब 9th का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो उस समय जो है 4 अवस्था बताया गया, ठोस, द्रव, गैस और चौथा कोलाइड। थोड़ा सा कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं, थोड़ा सा और हाई लेवल पर जाते हैं, तो द्रव्य की जो है 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्था। तो हम यहाँ पर अगर इसके द्रव्य को जो है बाटे की अवस्था कितने प्रकार का होता है, कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, तो छोटे क्लास के हिसाब से अगर हम देखें तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ ऊपर उठ के बात करेंगे थोड़ा सा कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 4 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं? तो 4 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस और चौथा कोलाइड। अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तो एक और ध्यान रखना है कि 5वीं अवस्था जो है प्लाज्मा का होता है, 5वीं अवस्था भी होती है। तो अलग अलग राइटर के बुक में थोड़ा सा वर्गीकरण अलग अलग प्रकार का है, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ ठोस से मतलब है, बाकी अन्य से अभी कोई मतलब नहीं है। तो बंटवारा करते हैं इसका, तो ये हो जाता है ठोस, द्रव, गैस और चौथा आप कह सकते हैं कोलाइड। कोलाइड होता है, कोलाइड। और 5वां हम कह सकते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कई बुक में जो है एक कोलाइड का नहीं दिया रहता है, सीधे सीधे ऐसे लिखता है कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो ये अलग अलग जो है राइटर के अपने अलग अलग थॉट हैं। आप किस लेवल पर पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो है बंटवारा पढ़ा जाता है। तो हम लोग जिस लेवल पर हैं
क्लास 12th के लेवल के हिसाब से देखें तो हम लोग ठोस, द्रव, गैस और कोलाइड पढ़ेंगे। ठोस, द्रव, गैस और कोलाइड। तो उसी ठोस का जो है हम लोग इस यूनिट में पूरा डिस्कस करेंगे कि ठोस होता क्या है, ठोस किसे कहते हैं। तो ये द्रव का जो है पहला अवस्था कौन होता है, ठोस, और इसी ठोस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये तो चीज़ हो गया आपका द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा ठोस का अगर हम पुराना परिभाषा बताएं, ठोस का अगर हम पुराना परिभाषा बताएं जो पिछले छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए, ठोस की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे डस्टर है, तो इस डस्टर का आयतन और आकार हमेशा निश्चित रहता है। जिस दिन से यह खरीद कर आया है उस दिन से और आज तक इसके आकार में और आयतन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसको हम कहेंगे कि इसके आयतन आकार में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये ठोस है। इसको हल्का सा दबाने पर भी, आप सामान्य बल इस पर हम लगा दे, थोड़ा सा इसको दबा भी दे, तब भी इसके आयतन और आकार में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तब हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ठोस है। लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा बल किसी वस्तु पर लगा देंगे, कितना भी मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे तो उसका आयतन आकार तो बदल ही जाएगा। तो उस कंडीशन में अब ये नहीं कहेंगे कि बल तो लगाए उसका आकार भी बदल गया तो वो ठोस नहीं है। अब आप जैसे दीवार है, तो दीवार का जो है आयतन और आकार नहीं बदलता है। कोई दीवार अगर आप देखे होंगे तो अगर 2 साल बाद जाइए, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, जैसे घर की दीवारें हैं, तो जब बना तब भी वही था और आज भी वही है, उतने ही जगह में है, उतना ही आयतन आकार में है, तो उसको क्या कह देंगे, ठोस। अब आप जेसीबी से जो है बल लगाएंगे, तो जेसीबी से बल लगाएंगे तो दीवार टूटेगा, तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो ठोस नहीं है, क्योंकि हमने बल लगाया तो जो है ये तो दीवार टूट गया, मतलब दीवार ठोस नहीं है। तो ऐसा जो है मन में भ्रम नहीं रखना है। आप सीधे से समझिए कि सामान्य बल का मतलब होता है कि हल्का फुल्का बल अगर किसी वस्तु पर लगाते हैं, हल्का बल, सामान्य बल लगाते हैं और उसके आयतन और आकार में बदलाव नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको ठोस कहेंगे। अन्यथा जो है बल लगाकर तो किसी का भी आयतन और आकार बदला जा सकता है, तो उतना हम प्रबल रूप से बल लगाने वाले नहीं हैं। तो परिभाषा आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिस वस्तु का आयतन और आकार निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ये परिभाषा जो है पिछले क्लास में पढ़ाया गया होगा। लेकिन जो हम यहाँ परिभाषा पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा जो है ऊपर उठकर है, क्योंकि बहुत ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको आप देखते हैं तो देखने में लगता है कि ठोस है, लेकिन उसको ठोस नहीं कह सकते हैं, वो ठोस में नहीं आता है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको जो हम कहते हैं कि देखने में ठोस लग रहा है, लेकिन वो ठोस में नहीं गिनती होती है। अगर परिभाषा के हिसाब से देखें तो ठोस कह सकते हैं, बट वो ठोस है नहीं। तो हम यहाँ पर आज वास्तविक परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी ओरिजिनल परिभाषा पढ़ेंगे कि ठोस का वास्तविक परिभाषा क्या है। जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया है वो भी सही है, वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठोस का आयतन और आकार बिल्कुल निश्चित होता है, लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो अगर हम क्लास 12 के हिसाब से देखें तो वो जो है वो ठोस का एक मात्र गुण है कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ये क्लास 12 के हिसाब से देखें तो वो डेफिनेशन नहीं है, वो सिर्फ उसका क्या है, एक गुण है कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। तो हम यहाँ पर जो है हम ठोस का वास्तविक परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन इस ठोस के वास्तविक परिभाषा पढ़ने से पहले एक जो है हम पॉइंट पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, जो कि अब क्लास 11th में भी है और क्लास 9th की केमिस्ट्री में है। तो द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, तो द्रव्य का अणुगति सिद्धांत यह बताता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, तो वो पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो उसी के बारे में थोड़ा सा है कि जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे अणुओं से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो कण जो है एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे होते हैं और आकर्षण बल से बंधे होने के कारण
उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान शेष बच जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरा अणु स्थान। जैसा कि पिछले क्लास में इस तरह से अणुओं को बना बना के दिखाया जाता है, और यहाँ पर जो है बीच में जो रिक्त स्थान ये बच जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अंतरा अणु स्थान। तो सीधा सीधा आप इतना समझ जाइए कि कोई भी द्रव्य है तो उसका निर्माण जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर हुआ है, इतना समझ जाएंगे तो ठोस आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठोस द्रव्य की वह अवस्था, हमने पहले बताया कि द्रव्य जो है कई अवस्थाओं में पाया जाता है, 4 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, कोलाइड, एक 5वां भी होता है प्लाज्मा। तो यहाँ पर ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण, अभी हम बताए हैं कि प्रत्येक द्रव्य का निर्माण जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है। तो निश्चित रूप से हम जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं जिसका एक रूप है कौन, ठोस, तो भी कण से ही बना होगा। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा, अभी हमने बताया कि द्रव्य के अणुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण जो है एक प्रकार के आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा, मतलब कि जो द्रव्य के कण हैं ये एक दूसरे से प्रबल मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण बल से बंधे होते हैं अंतरा अणु बलों द्वारा जालक में। अब ये जालक क्या है, जालक को इंग्लिश में नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क मतलब कि अगर बहुत, नेटवर्क का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे आदमी का नेटवर्क हुआ, बहुत सारे लोगों को जोड़कर एक जो है बहुत बड़ा जो है काफ़ी लोगों का समूह बना दिया जाए तो उसको हम कहें कि वो नेटवर्क है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि यूट्यूब पर जो है काफ़ी कई हज़ार, कई लाख, कई मिलियन लोग सब्सक्राइबर होते हैं, तो लोगों का वो क्या एक नेटवर्क है, वो एक समूह है, एक जाल है, तो उसको हम बोलते हैं जालक। तो फिर से पुनः देखिए कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा, काफी तीव्र आकर्षण बल द्वारा जालक में, जालक मतलब कि अणुओं का नेटवर्क, बहुत सारे अणु हैं, में समृद्ध संकुलित रहते हैं। समृद्ध मतलब होता है क्लोज्ड, बंद, बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं, पूर्ण रूप से जो है अंतरा अणु बलों द्वारा जो एकदम बंधे होते हैं, तथा इस कारण वे गति करने में असमर्थ होते हैं। अब यदि किसी को बांध दिया जाए बहुत प्रबल आकर्षण बल से, तो क्या वो गति करेगा? नहीं करेगा। इस चारों मार्कर को जो है प्रबल रूप से बहुत तीव्र जो है बल लगाकर बांध दिया जाए तो क्या ये यहाँ से मूव करेगा? नहीं करेगा। तो अब इसको हम कह देंगे कि तथा इस कारण प्रबल अंतरा अणु आकर्षण बल के बंधे होने के कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। मतलब कि ये जो अणु हैं आपके, ये जितने भी अणु हैं, ये एक दूसरे से जो है प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, बहुत नगण्य गैप होता है, कोई गैप नहीं होता है, और इनके बीच में जो है काफ़ी तीव्र आकर्षण बल लगा होता है, बहुत तीव्र जो है प्रबल अंतरा अणु बल से बंधे होते हैं। ये जो है कहीं मूव नहीं कर सकते, कहीं गति नहीं कर सकते हैं, गति करने में असमर्थ रहते हैं। तब हम कहेंगे कि ये क्या है, तब ये कहें कि ये ठोस है। तो एक बार पुनः परिभाषा देखिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ होते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। वही चीज हुआ कि जब गति नहीं करेगा, काफी प्रबल आकर्षण बल से बंधा रहेगा, तो उसका आयतन और आकार तो ऐसे ही निश्चित रहेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे? ठोस कह देंगे। तो ये परिभाषा जो है सबसे लेटेस्ट है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि दोबारा जो है इसको आसानी से आप समझ सकें। अब बात करते हैं कि ठोसों के गुण के बारे में। ठोसों की गुण क्या है, या इसको हम कह सकते हैं विशेषता। ठोस के कौन कौन से गुण होते हैं, ठोसों में विशेषता क्या क्या होती है? तो ठोस का तो सबसे पहला गुण यही होता है
कि उसका आयतन और आकार, ठोसों का आयतन और आकार एकदम निश्चित होता है। मार्कर, इसका आयतन और आकार जो है निश्चित है, ये आज भी वैसे ही है, 2 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम कहें कि ये ठोस है, इसका आयतन और आकार हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा चीज कि इसमें संपीड़न नहीं होता है, इनके अणुओं में संपीड़न नहीं होता। संपीड़न का मतलब कि इसके अणु जो है कंपन नहीं करते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है नहीं होती है। तो ऐसे कह सकते हैं इनकी संपीड़ितता जो है नगण्य होती है, अणुओं में कंपन करने की क्षमता जो है बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में बताया गया है कि प्रबल अंतरा अणुक बलों द्वारा जो क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो जब बंधे होंगे तो ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरा हो गया। तीसरा चीज होता है कि ठोस के जो अणु होते हैं वो उनके बीच में, जैसे हम बताए हैं कि ठोस के अणु, कोई भी अणु है तो जब जुड़ेगा तभी तो कोई पदार्थ बनेगा। मतलब कि कोई पदार्थ जो है छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना है, तो उनके बीच में जो गैप होता है जिसको हम अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, तो वो अंतरा अणुक स्थान ठोसों में एकदम नगण्य होता है। आप मान के चलिए कि ठोसों में वो अंतरा अणुक स्थान होता ही नहीं है। तो ये इसका भी एक जो है प्रमुख गुण है। अगर इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है, ठोसों का जो घनत्व होता है वो द्रव, गैस या अन्य की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। ठोसों का घनत्व द्रव्य की अन्य अवस्थाओं की तुलना में ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ठोसों का जो है आयतन और आकार निश्चित होता है, इनमें संपीड़ितता जो है नगण्य होती है। ठोसों का जो घनत्व होता है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ठोस होते हैं तो ठोसों में जो है फैलने का गुण नहीं होता है। जो ठोस होते हैं इनमें फैलने का गुण नहीं होता है, ये फैलते नहीं हैं। अगर हम मार्कर को रख दें तो मार्कर जो है फैलेगा नहीं। गैस है, गैस अगर कहीं लीक करता है, कहीं लीकेज होती है गैस में, तो पूरा फैल जाता है गैस, जबकि ठोस में ऐसा नहीं होता है। ठोस को आप रख देंगे तो उसमें फैलाव नहीं होगा। तो ये भी एक जो है इसका महत्वपूर्ण गुण है। तो यहाँ पर 4 गुण हम लोग जो है काफ़ी अच्छे से समझे कि पहला, ठोस का जो है आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा, ठोस की जो है संपीड़ितता नगण्य होती है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है। तीसरा कि ठोस का जो घनत्व होता है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में जो है ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और जो चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट कि ठोसों में जो है फैलाव नहीं होता है, ठोसों में फैलाव नहीं होता है। एक इसमें और गुण है, जो है एक गुण और है कि ठोस के जो अणु होते हैं एक दूसरे से बड़ी क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। ठोस के अणु एक दूसरे से बड़ी क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं और इनके बीच में जो अंतरा अणुक स्थान होता है वो लगभग नगण्य होता है। और इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही क्या करता है, तीव्र काम करता है, बहुत तेज आकर्षण बल काम करता है। इस कारण इनमें जो है थोड़ा सा वही बता रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी जो संपीड़ितता है वो क्या होती है, कम होती है या लगभग नगण्य होती है। और इसमें हल्की फुल्की गति अगर होती भी है तो ये अपने निश्चित स्थान के इधर उधर ही हल्का सा कंपन करते हैं। तो कुल मिला के अगर ठोसों के गुण की बात की जाए तो ठोसों का आयतन और आकार जो है निश्चित होता है, कंप्रेसिबिलिटी एकदम नगण्य होती है, एकदम कम होता है। ठोसों का घनत्व अन्य अवस्थाओं में घनत्वों की अपेक्षा अधिक होता है। ठोसों में फैलाव नहीं होता है, ठोसों में किसी प्रकार का फैलाव नहीं होता है। और ठोसों के जो अणु होते हैं एक दूसरे से बड़ी क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। तो ये हुआ जो है ठोस का डेफिनेशन हो गया और ठोस के गुण हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण, जैसा कि चैप्टर का नाम है।
ठोसों का वर्गीकरण। इस वीडियो में जो है हमने ठोस के थोड़ा सा ठोस का जो बेस बता दिया। अगले वीडियो में जो है हम सीधे मैटर पर आएंगे, ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।